अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2016 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में बहुत ही हल्के सवाल पूछे गए थे। आप देखेंगे तो आपको आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए आज मैंने 2016 के सवालों को उठाए। कल 2017 के सवालों को सॉल्व किया था। अब आज मैं 2016 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। इसके बाद 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उस सवालों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 2016 में जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे उस सवालों के लिए आप तैयार हो जाए, क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठ जाएं और मेरे साथ क्वेश्चन बैंक मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, गोल्डन प्रकार। हालांकि इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारे अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। सवाल क्या है इससे हमें लेना देना है। मैं क्लास में भी बहुत सारा इस सब पर बात करता हूँ। फिलहाल मैं उन विषयों पर बात नहीं करूंगा। मुझे सवाल से मतलब है, इसने उत्तर क्या तैयार करके दिया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 2016 में पहला सवाल पूछा था पी वेक्टर। पी वेक्टर से आप वाकिफ होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए आपके पास पी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मान लो कि ये चार्ज है, एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है। डाइपोल से आप वाकिफ हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो पॉइंट चार्ज नेचर अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड वाले एक दूसरे से बहुत ही फ्यू डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में रखा गया है। तो इस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो हमने आपको पढ़ाया है, टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इसमें यही सवाल पूछा था कि यदि एक डाइपोल जिसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर है और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, इसको हम विद्युतीय क्षेत्र में रख देंगे तो कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क भाई कितना हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछता कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो ये बताते आप -v वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यदि वर्क पूछता तो आप ये बताते Pe 1 - cos थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से काम किया है, इस पर टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित पहला सवाल था जिसको मैंने सॉल्व किया। बहुत आसान सा सवाल है। दूसरा सवाल के रूप में आया है कि दिए गए चित्र में आपको समतुल्य धारिता निकालना है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल ही डरना नहीं है। देखो भाई, इस तरह का चित्र है और सब पर 6-6 माइक्रोफैराड का चार्ज दिया हुआ है। 6-6 माइक्रोफैराड का चार्ज अवेलेबल है। आपको इसको समतुल्य धारिता बताना है। तो देखो यहाँ एक बिंदु पर दो कैपेसिटर दिखा है यानी सीरीज, और सीरीज में इक्वल वैल्यू वाला कैपेसिटर दिखे तो सीधा इन दोनों के लिए आप क्या करें, दो को जुटा है सीरीज में। अगर कैपेसिटर जुटता है तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाता है C/n। तो C यहाँ पर हो जाएगा 6 और बटा में n यानी 2 को 2 यानी कितना 3, यानी यहाँ ये दोनों के बदले 3 आएगा, 3 माइक्रोफैराड। और फिर ये जो 3 माइक्रोफैराड इनके स्थान पर आकर जुटेंगे, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड का। अब ये दोनों हो जाएंगे समानांतर। समानांतर होने पर कैपेसिटर को सीधा जोड़ दिया जाता है। तो 6 में 3 जुटेगा तो 9 माइक्रोफैराड, यानी तीनों हट करके, सभी हट करके और A और B के बीच में केवल 9 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगेगा, यानी समतुल्य धारिता हो जाएगी 9 माइक्रोफैराड। इसमें करना कुछ नहीं, हमने बनाया भी तो हमें अफसोस हो रहा है। किसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, रैंडमली मौखिकता बना डालो।
6 सीरीज में है तो 3 और फिर 3 और 6 ना काम खत्म। इस पर बहुत सारा हम लोगों ने क्लास में काम किया, काफी डिटेल में काम किया है, तो इसमें टाइम है सब सवालों में बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगला सवाल है भाई, ध्यान से सुनना, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि विद्युत परिपथ की शक्ति, पावर का बहुत सारा फार्मूला हमने पढ़ा है, V² बटा P बराबर VI, वेरी इंपॉर्टेंट। P बराबर हमने P बराबर फार्मूला पढ़ा था V² बटा R, P बराबर फार्मूला हमने पढ़ा था V × I, और P बराबर फार्मूला पढ़ा था क्या? I²R। ये तीनों में से कोई भी आप पावर के फार्मूला को अलाउ कर सकते हो। हमारे ऑप्शन में जो ऑप्शन मैच करेगा वही ऑप्शन, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए। सी में दिया है V² बटा में R, ऐसे तिरछा करके बटा दे दिया है, यानी तीसरा का आंसर होगा सी। इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ाया हुआ है आपको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैंने सब पूरे विस्तार से आपके साथ चर्चा किया था। अगला सवाल चौथा देखो भाई, चौथा सवाल देखो। हाँ, चौथा सवाल है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। बच्चों को बीमा याद करना भी पड़ता है, और अगर आपको याद नहीं है तो कुछ टेक्नोलॉजी से निकालना भी पड़ेगा। जो नहीं जानते उनके लिए देखो, आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला खोजो जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता निकाल सको। तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला याद आ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो QVV sin थीटा होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो QVV sin थीटा होता है। यानी कोई चार्ज है और चार्ज v वेग से चल रहा है, q वेलोसिटी है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर चल रहा है, अब इसके साथ एंगल कितना बना के रखा है? थीटा बना के रखा है, तो इस पर लगने वाला फोर्स होगा QVV sin थीटा। अच्छा, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप डायमेंशन फार्मूला निकाल लो, इस फार्मूला से भी डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा। बल का विमीय सूत्र बंधु होता है MLT-2, लिख डाला। चार्ज का विमीय सूत्र होता है IT, लिख दिया। वेग का विमीय सूत्र होता है LT-2, लिख दिया। B का विमीय सूत्र हमें निकालना है, छोड़ दिया। sin थीटा डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, नहीं लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हुए ध्यान दो, L से L कट गया, T के पावर 1, सॉरी यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र होता है LT के पावर -1, यहाँ T के पावर 1 है और यहाँ T के पावर -1 है, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास बच गया क्या? हमारे पास बच गया m इस साइड और T के पावर -2, और यहाँ पर बचा है I, तो I इधर भेज दो। इधर भेजने का मतलब बटा में I लिखोगे, तो बटा में I लिखने से बेहतर है कि I के पावर -1 लिख दे। यही इसका डायमेंशन फार्मूला होगा जो B का होगा। डायमेंशन फार्मूला B का कितना होगा? m T के पावर -2 I के पावर -1। ये वाला ऑप्शन जिसमें नजर आए वही आपका ऑप्शन सही होगा। m T के पावर -2। अब देखो ऑप्शन में थोड़ा सा क्या किया है ना, कि थोड़ा खेल किया है, कुछ नहीं। ऑप्शन जो बनाया है उसमें थोड़ा सा खेल है। ऑप्शन हम बोर्ड पर लिख देता हूं। पहला ऑप्शन जो डाला है वो डाला है I के पावर -1, m के पावर L के पावर 0, T के पावर -2, पहला ऑप्शन यही डाला। दूसरा ऑप्शन जो डाला है, दूसरा ऑप्शन डाला है I के पावर 0, m के पावर L, T के पावर -2, ये दूसरा ऑप्शन डाला। तीसरा ऑप्शन डाला है I m L T के पावर -1, और चौथा ऑप्शन डाला है कुछ भी सब। अच्छा देखो, इसमें हमारे पास m के पावर 1 होना चाहिए, तो m के पावर 1 इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, t के पावर -2 होना चाहिए, t के पावर -2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। ये तो नहीं होगा भाई, ये तो खत्म, दो पर बात कर देगा। अच्छा, l नहीं होना चाहिए, इसमें l है, इसमें l नहीं है। l है भी तो इसके पावर 0,
अब l के पावर 0 है मतलब ये रह करके भी न के बराबर है, p तो आप न के बराबर ही मानो। तो हमारा मैच कर रहा है जो ऑप्शन इससे मिल रहा है a t के पावर -2 i के पावर -1, यानी पहले ऑप्शन से आपका आंसर मैच कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला किसी का निकालना हो ना तो उससे संबंधित आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला से आप डायमेंशन फार्मूला तक आसानी से जा सकते हो। 2016 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। तीसरा सवाल देख लो, ये तो एकदम सिंगल शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। लेंज का नियम संबंधित है तो ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। यानी पांचवा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा सी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो बिजली चली गई थी इसलिए थोड़ा सा लाइट क्वालिटी में कमी आ सकती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बिजली चली गई है, फ्लैश लाइट के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। इन्वर्टर बैटरी लगाया है लेकिन बैटरी डेड कर जाने की वजह से उसको ऑपरेटर के पास भेजे। बैटरी बन जाएगी, इसके बाद आप लोग को इस तरह के व्यवधान नहीं होंगे। पांचवा क्वेश्चन तो भैया बहुत सिंपल था, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर तक जाना था। एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है पावर कोफिशिएंट ऑफ एलआर सर्किट। देखो भाई पावर कोफिशिएंट आपको पढ़ाया गया है P एवरेज बराबर ERMS अब इनटू IRMS मैंने पढ़ाया था। और इसमें cos फाई, तो जो cos फाई है इसी cos फाई को हम लोग पावर कोफिशिएंट कहते हैं। इसी cos फाई को हम लोग पावर कोफिशिएंट कहते हैं। अच्छा cos फाई कैसे निकलेगा? तो प्रतिबाधा त्रिभुज बना दो R और एक्सेल का, R और एक्सेल का। चूंकि आपके पास जो एसी सर्किट दिया गया है वो एलआर एसी सर्किट है, यानी इसमें एक इंडक्टर होगा एक रेजिस्टेंस होगा। अब इंडक्टर और रेजिस्टेंस के माध्यम से आप एक प्रतिबाधा त्रिभुज बना सकते हैं इस तरह का। यहां पर जो एंगल बनेगा इसको हम फाई बोलेंगे। अब इसके माध्यम से आप cos फाई लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? तो इसके माध्यम से cos फाई लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा तो cos फाई आधार बटा कर्ण, कर्ण यही लिख सकते हैं आप कि R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो लो भाई cos फाई का मान, cos फाई को ही हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं, cos फाई का मान निकाल देना है। तो R बटा में रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, यानी शक्ति गुणांक कितना होगा? जो कि ऑप्शन छठा नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन मैच करेगा वो ऑप्शन मैच करेगा श्रीमान बी से। लेकिन बी में जो ऑप्शन दिया है ना बंधु, बी में जो ऑप्शन दिया है वो ए एक्सेल नहीं दिया है। तो एक्सेल की जगह पर आप एक फार्मूला लगा सकते हो। एक्सेल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब एक्सेल के लिए फार्मूला आपको पढ़ा है ओमेगा एल। तो एक्सेल का स्क्वायर यानी ओमेगा एल का स्क्वायर यहां रखोगे तो यहां पर ओमेगा एल का स्क्वायर रखोगे, एक्सेल की जगह पर ओमेगा एल फार्मूला होता है। तो एक्सेल के जगह पर ओमेगा एल रखोगे तो ओमेगा एल का स्क्वायर यानी ओमेगा का स्क्वायर एल का स्क्वायर, यानी ऑप्शन मैच कर रहा है बी से। ऐसी पूरी तरह से डिटेल में हमने आप लोग को पढ़ा दिया है, आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। अब देखो भाई एक क्वेश्चन जो डाला है ना वो एक चुंबक से क्वेश्चन डाल दिया है। चुंबक जो कि क्षण चुंबक है, यह क्षण चुंबक जब किसी चुंबकीय क्षेत्र जैसे धरती के चुंबकीय क्षेत्र के अधीन लटकेगा ना तो ऐसे कंडीशन में उसमें अब मान लो यही क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक को हम ऐसे लटाएंगे तो ओरिएंटेट करेगा, तो ओरिएंटेट करेगा तो इसमें
जो टाइम पीरियड हो गई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना। हालांकि इसका रिलेशन 11th और 12th दोनों से है। इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे 2 पाई अंडर रूट आई बटा में BH, सॉरी आई बटा में MB। अब सोचेंगे कि कौन कौन क्या है, कौन क्या है इससे कोई मतलब नहीं। हमको कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B को 4 गुना कर दिया जाता है, 4 गुना कर दिया जाता है, तो लटकी हुई चुंबकीय क्षेत्र का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर T बराबर मैंने जो फॉर्मूला लिखा वो 2 पाई अंडर रूट आई बटा में MB लिखा। हमको आवर्तकाल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का रिलेशन देखना है। तो आवर्तकाल चुंबकीय क्षेत्र का उल्टा होता है। किस तरह का उल्टा होता है, तो रूट के रिवर्स होता है, रूट के रिवर्स होता है। तो रूट के रिवर्स होता है कहने का मतलब जो भी इसमें हरकत होगा, इसमें हरकत उल्टा होगा। और किस रूप में होगा, रूट फॉर्म में हरकत होगा। तो इसको 4 गुना करेंगे तो 4 का रूट होता है 2। अब 2 नीचे आ रहा है ना, यानी इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 यहां पर नीचे आ रहा है, 2 नीचे आ रहा है तो इसमें उल्टा प्रभाव पड़ेगा, यानी इसमें प्रभाव पड़ेगा 1/2 का। याद रखें यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड 4 बढ़ा रहा है तो 4 बढ़ा रहा है तो 4 तो B में परिवर्तन है ना, लेकिन ये रूट के अधीन है। तो रूट के अधीन है, तो रूट के अधीन होने का मतलब इसमें प्रभाव कैसा पड़ेगा, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा 4 का रूट कितना होगा 2। अब इस पर प्रभाव पड़ेगा उल्टा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, तो उल्टा रिलेशन है तो प्रभाव उल्टा पड़ेगा। उल्टा पड़ने का मतलब यहाँ पर 2 बन रहा है, 4 का रूट 2 बन रहा है, तो इस पर इसका प्रभाव पड़ जाएगा 1/2, यानी आधा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या B, यानी 7वां का जो ऑप्शन होगा वो B होगा, ये राइट ऑप्शन माना जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, T बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटा में MB। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट का फॉर्मूला भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ml स्क्वायर बटा में 12। 11th क्लास के विद्यार्थियों को ये बात बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था, लेकिन 12th में आते आते भूल जाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बटा में 12। यहाँ पर ये जो m है, यहाँ पर जो m है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो m है वह m है मास ऑफ रड मैग्नेट, माने क्षण चुंबक का द्रव्यमान। L है क्षण चुंबक की लंबाई और 12 है उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन से निकला हुआ एक रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। पेंडुलम के लिए, पेंडुलम नहीं, क्षण चुंबक को आप चुंबकीय क्षेत्र में ऑसिलेट करोगे तो इसके लिए फार्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट आई बटा में MB। ये जरूर याद रखिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो हमने बनाया होगा वह बनाया होगा उल्टा, और पीछे वाला लाइन डॉट करके मिलाने पर, आप ध्यान से देख लीजिए, तो डॉट से पीछे करने पर जो मिलता है उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी उल्टा तो होगा ही, काल्पनिक भी होगा। यानी खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो सी ऑप्शन सही होगा। 8वां का सी ऑप्शन सही होगा। उल्टा भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, कल भी बताया था, बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विचलित होंगी। यानी 9वां का तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डी। देखो एक क्वेश्चन एक बार पूछ दिया 2017 में, एक बार पूछ दिया 2016 में, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते रहेंगे। उसमें फोटोन पूछ दिया था। आगे की ओर पढ़िए। हाँ
64 समान बूंदे जिनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बंधु, मैंने आपको बड़ा सी और छोटा सी के बीच में एक रिलेशन बताया था, n के पावर 1/3 इंटू सी। ये छोटा सी क्या है? तो छोटे बूंद की धारिता है, और n क्या है? तो छोटे बूंदों की संख्या है। बड़ा सी क्या है? तो बड़े बूंद जो बनते हैं उसकी धारिता है। एक रिलेशन ऑलरेडी प्रूफ करके हमने आपको क्लास में जिक्र किया है, इसको आप देख सकते हैं। n है बूंदों की संख्या। तो प्रश्न कह रहा है 9th नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, नहीं अच्छा 9th नंबर नहीं है, माफ कीजिएगा। हाँ, बिजली आ गई, बहुत बहुत लाइन आ गई है, तो फ्लश लाइट को हम ऑफ कर देते हैं। फ्लश लाइट को ऑफ कर देते हैं। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, जहां चाहे वहां रहे। ये जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं क्वेश्चन संख्या है 11। दो क्वेश्चन हमने पढ़ने में दिक्कत किया, पढ़ लेता हूं। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 64 बूंद है, यानी n बूंदों की संख्या है 64। 64 के पावर कितना? 1/3। और छोटे बूंद की धारिता है, प्रत्येक बूंद की, प्रत्येक माने छोटे छोटे जो बूंद है ना उसकी प्रत्येक की धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफराड। तो यहाँ रख देंगे 5। सॉल्व करेंगे तो 64 के लिए आप लिख सकते हैं 4 के पावर 3 के पावर 1/3। देखो 4 के पावर 3 16 और 64 हो जाएगा। फिर इसके पहले से पावर 1/3 था, 3 से 3 कट गया, इंटू 5 क्रॉस 4 यानी 20 माइक्रोफराड। इसका आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफराड, यानी डी 11 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। इस पर आप ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर? डी आंसर होगा। बहुत हल्का हल्का सवाल इस बार 2016 में पूछा हुआ है, और आज हम लोग 2016 के क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सब्जेक्टिव भी थोड़ा बताइए लिखने का आइडिया, उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन अभी कुछ कार्यक्रमों, कुछ कोचिंगों में कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको पता है कि कार्यक्रम कराने की जिम्मेवारी का कुछ हिस्सा हमें भी ढोना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारे संस्थान का कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में बच्चों को दिक्कत ना हो। आप लोग भी साधारण आमंत्रित हैं। कॉन्सेप्ट कोचिंग जो कारा में चलता है ना, वहां पर 27 तारीख को यानी सरस्वती पूजा, 26 जनवरी जो भी कहो उस दिन, दोनों त्यौहार हैं, उसके मॉर्निंग में 27 जनवरी को कार्यक्रम है। समय निकाल करके आप सभी आ सकते हैं, आप सबका सादर आमंत्रण है। हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, बात थोड़ा पीछे वाला क्वेश्चन देख लो। 9वां नंबर क्वेश्चन मैंने कहा कि बेटा कितने दोनों क्षेत्रों में 9वां जो है भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होगा। और 10वां जो है गेट से, बोला था ना गेट से क्वेश्चन जरूर आता है। नॉर गेट पिछला जो 2017 में पूछा था, नेट पूछा था, इस बार नॉर पूछा। तो नॉर a+b होगा y, टी हो गया। और इसमें अगर हम बार खींच दिए तो नॉर, यानी 10वां का ऑप्शन हो जाएगा डी। 10वां का ऑप्शन हो जाएगा डी। 11 नंबर बता दिया। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय गणित होता है, शून्य होता है बाबू। किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय जोड़ शून्य होता है। आने वाला धारा, जाने वाला धारा, सबको जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा। आने वाला धारा प्लस होगा, आने वाला धारा प्लस, जाने वाला धारा माइनस, प्लस माइनस मिलकर के कितना हो जाता है? 0। तो एकदम 0 याद रखेंगे। मैंने ऐसे लिखवाया कि चौक के नियम के आने वाला धारा जाने वाले धारा के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो भी बात सही। आने वाला धारा अगर x है और जाने वाला धारा y है, तो आने वाला धारा को हम प्लस मानते हैं, जाने वाला धारा को माइनस मानते हैं। दोनों जोड़ कितना के बराबर? 0 के बराबर। तो x बराबर y, यानी आने वाला धारा जाने वाले धारा के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये शून्य से सही होगा, यानी 12 नंबर जो क्वेश्चन है बंधु, उसका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है,
अब इस तरह के सवाल अगर आप नहीं बनाते हैं ना तो यकीन मानो आपने 2 साल बैठ करके क्लासों में क्या किया वो अपने आप से पूछना। कुछ बातें हैं जो बच्चों को बुरा लगती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आदतें हैं, गलती करते हुए देखूंगा बोलूंगा, क्योंकि अपने आंखों के सामने अपनों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता जो, इसलिए विद्युत वाहक बल की विमा है। विद्युत वाहक बल की विमा है। विद्युत वाहक बल होता क्या है? अरे वोल्टेज है। विद्युत वाहक बल क्या है? एक प्रकार का वोल्टेज है, यानी विभव का है। विभव के लिए फॉर्मूला आप जानते हो बाबू, V बराबर U बटा Q। इसको भी आप विद्युत वाहक बल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो V बराबर U बटा Q। U एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी का विमेय सूत्र है ml स्क्वायर t माइनस 2। चार्ज का विमेय सूत्र IT, चार्ज का विमेय सूत्र IT। इसको सॉल्व कर डालो, ml स्क्वायर t के पावर माइनस 3, t के पावर 1 था, ऊपर जाएगा माइनस 3, अब I के पावर माइनस 1। यानी EMF का विमेय सूत्र वही होगा जो वोल्टेज का होगा या विभव का होगा। तो इसका विमेय सूत्र आप किससे मैच करा पा रहे हो देख लो। ऑप्शन में ml स्क्वायर t माइनस 2 नहीं है, ml स्क्वायर t माइनस 2 I के पावर माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस ml स्क्वायर ml स्क्वायर t माइनस 3 तो होगा नहीं, इसमें सब मिसप्रिंटिंग है बंधु, इसमें सब ऑप्शन गलत डाला है। ml स्क्वायर t माइनस 2 ऑप्शन गलत डाला है। आप याद रखेंगे विमीय सूत्र, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभव होता है। सेल से जब धारा लेना देना बंद कर देते हैं तो सेल टर्मिनल में जितना वोल्टेज बनाता है उस टर्मिनल वोल्टेज को ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी वोल्टेज को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभव बराबर फॉर्मूला होता है U बटा Q। एक प्रकार की एनर्जी है, U एनर्जी है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। और चार्ज का विमीय सूत्र होता है IT, I के पावर माइनस 1 हो जाएगा, t के पावर माइनस 1 होगा तो t के पावर माइनस 3 हो जाएगा। ऑप्शन जो है बंधु इसमें 14 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बंधु, वो कह रहा है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर तो मात्रक होता है भाई चार्ज का, और घंटा यानी समय मात्रक होता है टाइम का। चार्ज में टाइम से गुना करेंगे, सॉरी, एम्पियर जो मात्रक होता है वो होता है करंट का, और समय का जो मात्रक होता है यानी घंटा जो मात्रक होता है वो समय का, और करंट में समय से गुना करते हैं तो चार्ज निकलता है, यानी यह जो मात्रक वो चार्ज का है, यानी आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, यानी इसका ऑप्शन होगा बी। 15 नंबर ऑप्शन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बी। 16 नंबर, प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध है ना, इसलिए इसका मात्रक ओम। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है इसका तरंग दैर्ध्य घटता है। देखो प्रकाश की किरणें अगर मीडियम चेंज करेगी तो उसका चाल कम होगा, चाल बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ई ना बदलेगा। चाल घटेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, यानी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करेंगे तो चाल कम हो जाएगी, तो चाल कम होगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन होगा घटता है, ए ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, एमीटर जो बनता है वो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। गैल्वेनोमीटर में करंट नापने की क्षमता बहुत कम होती है। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए समानांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर के साथ निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, इसको हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को जोड़ते ही गैल्वेनोमीटर जो एमीटर के रूप में बदला, उसकी करंट नापने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहले वो 10 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर इस तरह के छोटे छोटे करंट मापते थे, अब हजारों मिली एम्पियर के करंट को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टामीटर सब पढ़ाया हुआ है, तो उम्मीद है आप रिवाइज तो कर ही रहे होंगे। तो 17वां का पहला ऑप्शन सही होगा, यानी शंट जोड़ने से
शंट प्रतिरोध को जोड़ने से क्षमता बढ़ जाती है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखो, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, एकदम सिंगल एक लाइन का आंसर, मतलब क्या बताएं, बहुत हल्का हल्का सवाल पूछा था। 19वां नंबर क्वेश्चन देखो, तब तारा मीटर से, देखो मीटर है ना तो विद्युत धारा नापेगा, और तब तारा मीटर शुद्ध विद्युत धारा नहीं नापता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि औसत मान नापेगा। यानी जब कोई करंट वैल्यू, कोई भी वैल्यू शुद्ध ना हो तो इसको ऑन एन एवरेज बोलते हैं, एवरेज करंट नापेगा, यदि ऑप्शन। तब तारा मीटर, मीटर से तो भाई पता ही है कि मीटर से विद्युत धारा नापाता है, तो यहाँ पर तब तारा मीटर से विद्युत धारा नापा जाएगा। किस तरह का विद्युत धारा नापा जाएगा, तो औसत विद्युत धारा नापा जाएगा, ये राइट याद रखना। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन करा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो इनपुट में प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कम रखना पड़ेगा और सेकेंडरी में ज्यादा, यानी N2 ज्यादा N1 कम। आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ाए होंगे, R बराबर N2 बटा N1 बराबर E2 बटा में E1 बराबर I1 बटा में I2। और आपको ये भी बताया गया होगा कि स्टेप अप में R का मान 1 से ज्यादा होता है अप के लिए, अब R का मान 1 से कम होता है डाउन के लिए। आप इस लॉजिक से एक अच्छा सा रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होना चाहिए, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला ऑप्शन। 21वां नंबर क्वेश्चन देख लो, 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत हल्का, 2016 में जो एग्जाम दिए होंगे उनके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत हल्का प्राप्त हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो भाई कई बार बताया गया है आपको कि जूल इसका मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक है। अब आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दर्जा देते हैं, यह ऊर्जा का मात्रक है। यानी 21वां का ऑप्शन हो जाएगा डी। 22वां ऑप्शन देख लो भाई, 22वां, डायनेमो किस कार्य सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सबको पता होना चाहिए, बी। 23वां क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक ऐसा मात्रक, देखो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, किसी चुंबक की लंबाई और पोल के स्ट्रेंथ के गुना को हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। पोल के स्ट्रेंथ का मात्रक होता है एम्पियर मीटर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। पोल में जब लेंथ से गुना होता है तो चुंबकीय आघूर्ण मिलता है, यानी पोल का मात्रक हो गया, पोल में लेंथ से गुना करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण सदिश। P का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, अविल का मात्रक होता है मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी इसको गुना करने के बाद हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन संख्या बी से मैच कर रही है, बी से मैच कर रही है। ज्यादातर आंसर में आपको बी और सी ही आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत सबको पता है कि TIR कॉन्सेप्ट पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्णांतरिक परावर्तन इसको कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 25वां, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन बढ़ता है। माइक्रोस्कोप में आपने मैग्निफिकेशन का कई फार्मूला पढ़ा, -V0 बटा में U0 × 1 + D/Fe। एक फार्मूला ये पढ़ा, जब प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका के बेहद करीब हो जाए तो प्रतिबिंब की जगह पर यहाँ अभिदृश्यक के V0 की जगह पर L हो जाता है। आप फिर भी देख सकते हैं -L बटा में U0 × 1 + D/Fe। अब बताओ, माइनस केवल इसलिए आया है ताकि वो बता सके कि अंतिम इमेज उल्टा है, तो माइनस का काम खत्म। मैंने इसका अर्थ समझ लिया कि माइनस से केवल पता चल रहा है कि अंतिम इमेज उल्टा होता है, माइक्रोस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अच्छा, अब एम और एल के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो सामने सामने पाया गया, यानी लंबाई बढ़ने से मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, यानी माइक्रोस्कोप के लंबाई में वृद्धि करने से उसके मैग्निफिकेशन ग्रो करती ही बढ़ती है। यानी माइक्रोस्कोप के में भाई केवल नंबर क्वेश्चन 25वां बढ़ेगी।
बी ऑप्शन सही होगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, सबको पता है hc बाय लैम्डा। ई फोटोन बराबर फार्मूला पढ़ाए हैं, एक h न्यू, अब एक पढ़ाए हैं hc बाय लैम्डा, यानी ऑप्शन 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन को देखो, 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से किससे महत्तम वेदन क्षमता होती है? आपको बताया गया है गामा का, अल्फा का सबसे कम, बीटा का उससे ज्यादा और गामा का सबसे ज्यादा। अब यही आयोनाइजेशन होता यानी आयनन क्षमता होता तो अल्फा का सबसे ज्यादा, बीटा का अल्फा से कम और गामा का सबसे कम या 9 के बराबर। तो वही 27 नंबर क्वेश्चन में गामा यानी डी ऑप्शन सही होगा। और अंतिम और 28वां क्वेश्चन, 2016 में मात्र 28 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या कम होती थी, इसलिए उसमें 28 पूछे जाते थे। अब ऑब्जेक्टिव संख्या बढ़ गई, 35 के आसपास में पूछे जाते हैं। 28वां क्वेश्चन देखो, पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहिक यानी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? पी टाइप में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है और पी टाइप में होल चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, यानी होल, यानी बी ऑप्शन, बी में होगा। इस तरह से हमने 2016 में पूछे गए 28 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन आपके तक पहुंचाया। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपको लगता हो और किसी प्रकार के सुधार की आपको सलाह देना हो तो आप हम तक अपना सुझाव भेज सकते हैं। कुछ मित्रों ने कहा हमसे कि सर आप यूट्यूब पर थंबनेल लगाया कीजिए जिसके वजह से व्यूअर्स बढ़े। माय डियर, आपकी इस सिंपैथी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन मैं व्यूअर्स बढ़ाने के लिए नहीं, हम उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर वीडियो भेज रहे हैं जिन विद्यार्थियों को क्लास में समय अभाव के कारण हमने पूरा परफॉर्म नहीं दे पाया। हम चाहते हैं कि एग्जाम के इस तैयारी में अगर हमारी थोड़ी सी मदद पहुंच जाए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। YouTube पर वीडियो भेजने का मुख्य उद्देश्य हमें YouTube स्टार नहीं बनना है, वो तो किस्मत पर निर्भर करती है और हम अपना मेहनत अनवरत करते रहेंगे। बनना होगा, अगर हमें वो टेंडेंसी होगी तो हम बन ही जाएंगे, और अब अगर उसमें पोटेंशियल, मुझ में पोटेंशियल नहीं होगा तो मैं नहीं बनूंगा। आप तक हमारी सेवा पहुंचे, किसी भी माध्यम से पहुंचे, हमारी यही मंशा।